अब जिन नियमों को मैं चर्चा में लेने वाला हूं दोस्तों, वो नियम है किसके? तय या दय के नियम। किसके नियम है दोस्तों? तय और दय के नियम। सबसे पहले तो ये समझो इन तय और दय के नियमों का मतलब क्या है। तय और दय के नियमों का मतलब क्या है दोस्तों? अलग अलग चीजें बता रहा हूं, रटने वाला चीजें नहीं समझनी है अपने को, कंसेप्ट समझने ये शब्द कहना क्या चाह रहा है। बहुत बार हम देखते हैं कि कई शब्दों के अंत में हमें क्या मिलता है? दय मिलता है। जैसे एक उपसर्ग आता है सद, और हम यह भी पढ़ते हैं कि उपसर्ग सद नहीं होता बल्कि क्या होता है? सत होता है। क्या होता है दोस्तों? सत होता है। एक हम शब्द पढ़ते हैं उत, उपसर्ग के रूप में, और एक हम पढ़ते हैं क्या? उद पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? उद पढ़ते हैं। बिल्कुल बहुत अलग अलग चीजें बता रहा हूं। कई बार हम पढ़ते हैं कि शब्द होता है सरत, और कई बार हम बोल देते हैं कि शब्द होता है सरद। कई बार हम बोलते हैं कि शब्द होता है वृत्त, और कई बार हम बोलते हैं कि शब्द होता है वृद्ध। बहुत 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 ये अलग अलग चीजें हैं, इनको आराम से समझना है। कई बार हम बोलते हैं कि शब्द होता है क्या? शब्द होता है विशद, और कई बार हम बोल देते हैं कि शब्द होता है क्या? विशत। ये क्या चक्कर है? कहां तय आएगा, कहां दय आएगा, कहां तय आएगा और कहां दय आएगा? ध्यान रखना दोस्तों, ये ऐसे उपसर्ग के पद हैं, ये ऐसे उपसर्ग के पद हैं जो आपको दो में से कोई एक ही एक समय पर मिलेगा। दो में से कोई एक ही एक समय पर मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि सत को आप अलग उपसर्ग गिन लो और सद को आप अलग उपसर्ग गिन लो। सत और सद दोनों चीज एक ही हैं। वापस से बोल रहा हूं, क्यों है? व्यंजन संधि का पहला ही नियम हमने क्या पढ़ा कि वर्ग का पहला वर्ण कौन से में बदलता है दोस्तों? तीसरे में बदलता है। वर्ग का पहला वर्ण कौन से में बदलता है दोस्तों? तीसरे में बदलता है। वर्ग का पहला वर्ण दोस्तों तीसरे में बदलता है, अर्थात तय वर्ण अपने ही वर्ग के कौन से में बदल रहा है? तीसरे में बदल रहा है। तय के स्थान पर क्या बन जाता है? दय बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों? दय बन जाता है। और कब बनता है यह भी हमें पता है कि जब आगे इन उपसर्गों का मतलब क्या हुआ? उपसर्ग कहां होते हैं? यहां कोई भी शब्द होगा, उपसर्ग यहां होंगे। यहां पर या तो सत होगा और या फिर क्या मिलेगा? हमें सद मिलेगा। ये इस वाले वर्ण के अकॉर्डिंग होते हैं। क्यों? जैसे यहां पर जो लिखा हुआ शब्द है उसका प्रथम वर्ण सगोश हो, यहाँ जो हम शब्द जोड़ते हैं उसका पहला वर्ण सगोश आ जाए तो तय तय वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल करके किस में बदल जाएगा? दय में बदल जाएगा। अर्थात तय के स्थान पर क्या लिखा जाता है दोस्तों? दय लिखा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि उत और उद में उपसर्ग कौन सा है, उत और उद में उपसर्ग कौन सा है दोस्तों, तो वास्तविक उपसर्ग होता है उद, लेकिन हिंदी में प्रयोग में या प्रचलन में कौन सा है? उत। कौन सा है? उत। यहाँ पर शरद का मतलब भी सर्दी से लिया जाता है, शरद का मतलब भी सर्दी से लिया जाता है। विशद का मतलब भी विशाल से लिया जाएगा, विशद का मतलब भी किससे लिया जाएगा? विशाल से लिया जाएगा। यहाँ वृद्ध का मतलब भी विशाल से है, और यहाँ वृद्ध का मतलब भी क्या होता है दोस्तों? विशाल से होता है। अब बात आती है क्या कि सर यदि इन सभी का मतलब एक जैसा है तो इनके ये दो दो रूप प्रचलन में क्यों हैं? ये दो दो रूप प्रचलन में क्यों है? पहला सवाल यही उठता है दोस्तों। तो ध्यान रखना, इनके कोई दो रूप प्रचलित नहीं होते, ये केवल भ्रांतियां होती हैं कि दोनों माने जाते हैं। ध्यान रखना, हम इनको रूढ़ परंपरा की तरह दोनों को प्रयोग में तो लेते हैं, लेकिन माना एक समय में एक ही जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि विकल्प में आपको सत और सद दोनों एक साथ दे दिए जाएं। ऐसा कभी नहीं होगा कि विकल्प में आपको उत और उद दोनों एक साथ दे दिए जाएं। ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तय का ही परिवर्तित रूप क्या होता है? दय। और दय के सामने अगर एगोस आएगा तो दय किस में बदल जाएगा? तय में। क्योंकि पहला कौन से में बदलता है? तीसरे में। और तीसरा कौन से में बदलता है? पहले में। यह बात मैंने आपको बहुत पहले भी बताई थी। वर्ग का पहला वर्ण तीसरे में बदलता है, और तीसरा वर्ण कौन से में बदलता है? पहले में बदलता है। अर्थात या तो पहला वर्ण मिलेगा या तीसरा मिलेगा, या तो तीसरा मिलेगा या पहला मिलेगा, या पहला मिलेगा या तीसरा मिलेगा, या तीसरा मिलेगा और या फिर कौन सा मिलेगा? पहला मिलेगा। यह चीज बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है आपके। अब हम आगे बढ़ेंगे। मेरा कहने का मतलब यह था कि तय और दय, चाहे तय आए चाहे दय आए, इन दोनों में से आएगा एक ही। आप जो भी लिखते हो दोनों ही स्थितियां शुद्ध मानी जाएंगी। यह बात आपके समझ में आ गई। अगर मैं केवल तय की ही बात करता तो दय की हिमाकत करने वाले विद्यार्थी ये सोचते, हाँ बिल्कुल मेरे दोस्त ये सोचते कि सर आपने तो दय को छोड़ दिया। यदि मैं केवल दय की बात करता तो तय की हिमाकत करने वाले मेरे मित्र ये सोचते कि आपने तय का जिक्र नहीं किया। इसलिए कह रहा हूं, चाहे तय आए चाहे दय आए,
पढ़ेंगे बाद में, पहले कंफ्यूजन क्लियर करो आराम से। कोई भी बिंदु बहुत अच्छे से कब समझ में आता है, जब उससे जुड़ी हुई सामान्य जानकारियां हमें पता हो, तब हम उसकी गहराई तक पहुंच पाते हैं। बिल्कुल, बहुत गहराई तक कब पहुंच पाएंगे, जब उसके बारे में हमें सामान्य तथ्य मौजूद, बिल्कुल उसमें गुण क्या हैं, उसमें कमियां क्या हैं, उसकी खामियां क्या हैं, उनके बारे में अगर हम अवगत नहीं हैं, तो उसकी ताह पाना, उसके पार पाना मुश्किल होता है दोस्तों। तो मैंने आपको बता दिया कि तय और दय के नियम समझ में तो बाद में आएंगे, नियमों पे अभी मैं गया ही नहीं, मैं केवल ये बता रहा हूं कि तय और दय की स्थितियां दोनों एक जैसी हैं, या तो तय मिलेगा और या दय मिलेगा। तय या दय में से कुछ भी आए, जो भी मिलता है उसे टिक कर देंगे। दोनों एक साथ कभी नहीं होते हैं, दोनों एक साथ कभी नहीं होते हैं। यह चीज समझ में आ चुकी दोस्तों। अब बात करता हूं नियम क्या है वो सुनिए। अब बात करते हैं, यह वाली चीज आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो गई, तय और दय की स्थितियां क्या हैं। ये तय और दय की स्थितियां क्या है, मेरा कहने का मतलब है कि चाहे तय और दय में से कुछ भी आए, चाहे तय और दय में से कुछ भी आए, दोनों ही स्थितियों में हमारा शब्द क्या होता है दोस्तों, शुद्ध माना जाता है। क्यों? क्योंकि तय और दय उपसर्ग के रूप हैं। कई बार तय को गिना जाता है, कई बार दय को गिना जाता है, लेकिन दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे। अब आते हैं हम हमारे नियम पर। अब कहाँ आते हैं हमारे नियम पर कि नियम क्या कह रहा है। ध्यान देना, नियम क्या कह रहा है दोस्तों, नियम क्या कह रहा है। एक तो है कौन सा उपसर्ग, तय। एक तो कौन सा उपसर्ग है दोस्तों हमारे पास, तय के रूप में, और एक उपसर्ग में कौन सा है, दय। अर्थात प्रथम पद का अंतिम वर्ण यदि तय मिले, या प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या मिले, दय मिले, जो दोनों में जो भी होगा वही सही होगा, दोनों में जो भी होगा वह सही होगा, दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे। अब हमें इस तय और दय के साथ, अब हमें इस तय और दय के साथ जोड़ना किस किस को है, वह ध्यान देना कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण या तो तय हो या फिर दय हो, और उसके बाद में योग किसका होगा दोस्तों, या तो चय और छय का होगा, या फिर जय और जय का होगा, या फिर टय और ठय का होगा, या फिर डय और ढय का होगा, या फिर लय वर्ण का होगा, और या फिर स वर्ण का होगा। बिल्कुल समझना, मेरा कहने का मतलब यह है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण या तो क्या होगा, तय हलंत या दय हलंत, और उसके बाद में आप कौन कौन से वर्णों को जोड़ोगे, उसके बाद में आप कौन कौन से वर्णों को जोड़ोगे, या तो जोड़ोगे चय या छह को, या तो किसे जोड़ोगे दोस्तों, चय या छह को, या फिर किसे जोड़ेंगे, या फिर किसे जोड़ेंगे, या फिर जोड़ेंगे हम जय और जय को, या फिर हम किसे जोड़ेंगे दोस्तों, जय और जय को जोड़ेंगे। किसे जोड़ेंगे, जय और जय को जोड़ेंगे, जय और जय को हम जोड़ेंगे। या फिर हम क्या करेंगे, या फिर हम जोड़ेंगे किसे, ट और ठ को जोड़ लेंगे, या फिर हम जोड़ेंगे ड और ढ को जोड़ेंगे। किसे जोड़ेंगे, ड और ढ को जोड़ेंगे। या फिर हम क्या करेंगे, इसमें ल जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे दोस्तों, ल जोड़ेंगे। और या फिर क्या जोड़ेंगे यहाँ पर दोस्तों, स का योग करेंगे। क्या जोड़ेंगे, स का योग करेंगे। अब हमें ध्यान देना है कि जब त के या द के साथ च और छ जुड़ते हैं, जब तय या दय के साथ चय और छह जुड़ते हैं तो बदलाव क्या होगा, जब चय या छह का योग होगा तो बदलाव क्या होगा, जब तय या दय के साथ, जब तय या दय के साथ, जब तय या दय के साथ जय और जय का योग होगा, तब तय या दय के साथ जय और जय का योग होगा तो बदलाव क्या होगा, तब बदलाव क्या होगा उसकी बात करेंगे। जब तय और दय के साथ, जब तय और दय के साथ तय और ठय का योग होगा तो बदलाव क्या होगा, हम उसकी भी बात करेंगे। और जब तय और दय के साथ ड और ड होंगे तो बदलाव क्या होगा, हम उसकी भी बात करेंगे। और जब तय और दय के साथ ल होगा तो बदलाव क्या होगा, और स होगा तो बदलाव क्या होगा। ये अलग अलग नियम हैं, ये अलग अलग नियम है दोस्तों। मैंने इनको एक चार्ट पे ये इसलिए लिखा कि अब मैं आगे 4 5 6 नियम पढ़ाने वाला हूं, वो केवल तय और दय से संबंधित हैं। वो किससे संबंधित हैं, केवल तय और दय से संबंधित हैं। अर्थात पहले पद का अंतिम वर्ण या तो तय होगा और या फिर क्या होगा दोस्तों, दय होगा। क्या होगा, तय या दय। और दूसरे पद के प्रथम वर्ण के रूप में या तो हमें च छे मिलेंगे, या जय झ मिलेंगे, या ट मिलेंगे, या ढ मिलेंगे, या ल मिलेगा, और या फिर क्या मिलेगा, स मिलेगा। अब देखते हैं एक एक को कि जब तय और दय के बाद, जब तय और दय के बाद च छ जुड़ेगा तो क्या बनेगा, जय झ जुड़ेगा तो क्या बनेगा, ट जुड़ेगा तो क्या बनेगा, ढ जुड़ेगा तो क्या बनेगा, ल जुड़ेगा तो क्या बनेगा, और स जुड़ेगा तो क्या बनेगा। देखिए एक एक की बात करते हैं हम। अगला जो भी नंबर है 10 या 8 या 9 या जो भी नंबर का नियम है, उस नियम की बात कर रहा हूं। क्या नियम है मेरा,
तय या दे के बाद, तय या दे के बाद यदि च और छ वर्ण का योग हो, अर्थात प्रथम पद का जो ये अंतिम वर्ण है इन दोनों में से कोई एक होगा, और दूसरे पद का जो पहला वर्ण है, दूसरे पद का जो पहला वर्ण है इन दोनों में से कोई एक होगा। नियम क्या है सुनना, यदि तय या दे के बाद च छ वर्ण का योग हो, च छ वर्ण का योग हो, तो इस तय या दे में जो भी होगा इसके स्थान पर दोस्तों च आदेश हो जाता है। कुछ समझ में आया मित्रों क्या कहा मैंने? यह चीज समझने की है बहुत अलग से। अब यह बात समझ में आएगी तो आगे वाले पूरे 6 के 6 नियम समझ में आ जाएंगे। केवल एक नियम से ही सारे 6 नियम समझ में आएंगे। इसीलिए तो मैंने इनको एक साथ लिखा था, क्या तय और दे के साथ में जब 6 और 6 जुड़ेंगे तो चाहे तय आए चाहे द आए, इन दोनों के स्थान पर क्या बनेगा दोस्तों? 6 बनेगा। क्या बनेगा? 6 बनेगा। अर्थात इन दोनों में से कोई भी योग करता है, तो हम कौन सा ले लेंगे? इन दोनों में पहला बना दिया। अब आप समझ चुके होंगे। मैं कहूं तय और दे के बाद, मैं कहूं आपको क्या कि यदि तय और दे के बाद जय या झय का योग होगा, तो आप कह दोगे कि यहां भी सर इन दोनों में से पहला उठा लेंगे। जैसे यहाँ च बनाया है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी क्या बना लेंगे दोस्तों? जय बना देंगे। क्या बना देंगे दोस्तों? जय बना देंगे। फिर मैं कहूं यदि तय या दे के बाद तय या ठे का योग हो, तो चाहे तय हो चाहे दे हो, उसके स्थान पर भी यहाँ पर भी क्या बन जाएगा? तय बन जाएगा दोस्तों। और जैसे मैं कहूं तय या दे के बाद डे या ढे का योग हो, तो इन दोनों के स्थान पर भी यह वाला अर्थात यहाँ पर भी क्या बन जाएगा दोस्तों? डे बन जाएगा। इन सभी प्रकार के नियमों की हम बात करते हैं, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहला हम कौन सा लेंगे? तय और दे के बाद में यदि च या छ का योग हो, तो चाहे तय हो चाहे दे हो, अपने ही स्थान पर किस में बदल जाएगा? च में बदल जाता है। किस में बदल जाएगा दोस्तों? च में बदल जाता है। अब बात आती है इसके उदाहरण की। जैसे समझिए उदाहरण है उच्चारण। शब्द क्या है दोस्तों? उच्चारण दिया हुआ है। अब हमें पता चल चुका कि यहां पर देखो चारण, और ये च आधा है, ये पूरा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर व्यंजन ही व्यंजन है, इस च को कोई स्वर नहीं मिल रहा। अर्थात शब्द में हमें क्या मिलेगा? आधा च मिलेगा। मिल गया यहाँ पर। अब ये आधा च बनता किसका है? या तो तय का बनता है या दे का बनता है। तो विच्छेद करते समय इस च को तय या दे में बदल दीजिए। विच्छेद करते समय क्या करेंगे? इस च को तय या दे में बदल देंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा जैसे उत, एक आधे च का तो मैंने तय या दे बना दिया। आगे क्या बचा है मेरे पास? चारण, अर्थात उत योग चारण। हमारे शब्द का संधि विच्छेद हुआ, उत धन चारण। अब हमें पता है, आप चाहें तो इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, उ और उसके बाद में तय। यह मैंने क्यों लिखा? क्योंकि मुझे प्रथम पद का अंतिम वर्ण अलग चाहिए था, बाहर चाहिए था। अतः मैंने इसको तोड़कर लिख दिया। आगे क्या लिखा हुआ है? चा, और चा के बाद में क्या लिखा हुआ है दोस्तों? रे और न। ये दूसरे पद का पहला वर्ण ले रहा हूं और ये प्रथम पद का अंतिम वर्ण ले रहा हूं। नियम क्या हो? तय या दे के बाद में च आ जाए। तय या दे के बाद में बताओ यहाँ पर च वर्ण आ रहा है या नहीं आ रहा है? तय या दे के बाद में यदि च आ जाता है, तो चाहे तय हो चाहे दे हो, अपने ही स्थान पर किस में बदल जाएगा दोस्तों? च में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा दोस्तों? च में बदल जाएगा। इधर क्या बचा पड़ा है? उ, और उसके आगे क्या लिखा हुआ है? चारण। उससे आगे क्या लिखा हुआ है? चारण। सबको जोड़ेंगे। देखो ऊ का तो ऊ, उसके बाद ये आधा च है, आगे से देखो स्वर नहीं मिल रहा, तो खड़ी पाई का वर्ण है, खड़ी पाई हटा के आधा लिख दिया, और आगे क्या जोड़ देंगे? चारण। अर्थात हमारा शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों? उच्चारण से उच्चारण। यह चीज समझ में आई क्या? बहुत अच्छे से समझना है इस बात को। नियम क्या है? ये नियम इसी प्रकार से बनेंगे। अब चाहे यहां पर जय और जय होगा, तो यहां भी क्या बनेगा? इन दोनों में पहला जय। अगर यहां पर टे और ठे होगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा? टे, क्योंकि दोनों में पहला। अगर यहां पर डे और ढे होगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा? डे। और जैसे यहां पर ले होगा, तो यहां पर भी क्या बना लेंगे? ले, क्योंकि ले अकेला है तो एक ही बना लेंगे। और से होगा तो बदलाव दोनों में होंगे, उसको हम अलग से बात करेंगे। पहले केवल इसी की बात करते हैं और उदाहरणों से। देखो उच्चारण के अलावा जैसे मैं और उदाहरण लिखूं, जैसे शब्द आता है सचेष्टा, सतधन चेष्टा। जैसे क्या आता है? सतधन चेष्टा। एक आता है शब्द आता है सच्चित, बिल्कुल सच्चित।
सत धन चित्त, सत धन चित्त, बिल्कुल। एक शब्द आता है सरचंद्र, इसका विच्छेद क्या होता है दोस्तों? शरद धन चंद्र। इसका विच्छेद क्या होगा? शरद धन चंद्र, सर्दी का चंद्रमा, सर्दी का चंद्रमा। शरद प्लस चंद्र बराबर शरचंद्र, शरद प्लस चंद्र बराबर क्या होगा? शरचंद्र, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल। हाँ, शब्द आता है उच्छेद, उत्धन छेद बराबर क्या होगा दोस्तों? उत्धन छेद बराबर क्या होगा? उच्छेद होगा। क्या होगा? उच्छेद होगा। यहां तक की बात समझ में आई? यह हमारा जो नियम नंबर था, यह नियम नंबर हो गया आपका दोस्तों 10। यह नियम नंबर कौन सा हो गया? 10। अब हम बात करते हैं अगले नियम की। अब हम बात करते हैं अगले नियम की। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वापस से नियम को दोहरा देता हूं। स्क्रीनशॉट लेने से पहले एक बार इसका सुनिए कि यदि तय या दय वर्ण के बाद, यदि तय या दय वर्ण के बाद च छ वर्ण का योग हो तो तय हो चाहे दय हो, अपने ही स्थान पर किस में बदल जाएगा मित्रों? च में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? च में बदल जाता है। और आगे जो जैसा जैसा शब्द लिखा हुआ है उसे वैसा का वैसा ही लिख दिया जाएगा, जैसा कि हमने किया है। अब हम बात करेंगे आगे की। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं आगे। देखो, 11वें नंबर के नियम की बात करते हैं। क्या वही नियम है अब तय और दय का? तय और दय के बाद में योग किसका हो? जैसे जय या झय का योग हो, जय या झय का योग हो, तो चाहे तय हो चाहे दय हो, अपने ही स्थान पर किस में बदलेगा दोस्तों? जय वर्ण में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? जय वर्ण में बदल जाता है, बिल्कुल। अब ये छोटे छोटे नहीं, अब सभी शब्दों को हम तोड़ तोड़ के नहीं पढ़ेंगे। ये चीज हमें पता चल चुकी कि क्या बनना है, तय हो चाहे दय हो। दूसरे जो यहां पर इन दोनों में से कौन सा बनाना है? पहला बनाना है। जैसे मैं शब्द लिखूं सज्जन, 2 बार जे आ रहा है, विच्छेद क्या हो गया? सतयोग जन, सतयोग जन। जैसे एक शब्द आता है, बहुत अच्छा शब्द आता है मित्रों, इसका बहुत ही अच्छा शब्द आता है और इसका आपको ध्यान भी रखना है। क्या? उज्जवल। यह आपको संधि में नहीं देता, मैं बता रहा हूं मित्रों। यह इसका विच्छेद होता है उत्धन ज्वल। एक शब्द इसी प्रकार का आता है उज्ज्वला, उज्ज्वला, उत्धन ज्वाला, उत्धन ज्वाला, उज्ज्वल या उज्ज्वला। इस प्रकार के दोनों शब्दों में महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। यह शब्द बहुत बार, यह शब्द बहुत बार शब्द शुद्धि में पूछा जा चुका है। इतनी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि लगभग हर विभाग की हर परीक्षा में एक न एक बार यह प्रश्न जरूर आया है कि उज्ज्वल शब्द का सही, बिल्कुल, उज्ज्वल शब्द की सही वर्तनी क्या होती है? उज्ज्वल शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है? इसमें क्या करता है? कई बार तो इस जय वर्ण को पूरा कर देता है, कई बार एक ही जय लिखता है, कई बार क्या करता है दोस्तों? दोनों जय पूरे लिख देता है। लेकिन इसमें वास्तविकता यह है कि इसमें दोनों ही जय आधे होते हैं। यदि आप चाहें तो इसका मैं विच्छेद भी बता देता हूं आपको, ध्यान रखना। इसका विच्छेद होगा उत्धन ज्वल, उत्धन ज्वल। और इसका विच्छेद होता है दोस्तों उत्धन ज्वाला। इसका क्या होगा? उत्धन ज्वाला। एक और शब्द आता है इसी प्रकार का, एक और शब्द आता है दोस्तों इसी प्रकार का, जैसे वृद्धंकार। बहुत अच्छा शब्द है वृद्धंकार। भगवान शिव के डमरू की जो झंकार होती है उसे कहा जाता है वृद्धंकार, अर्थात वृद्ध प्लस झंकार, वृद्ध प्लस झंकार, बहुत बड़ी झंकार जिसे कहा गया वृद्धंकार। अब यहाँ पर देखिए, तया दय के बाद में जया जय वर्ण आ रहा है तो दोनों के बीच में क्या लिखा? जय लिख दिया। यहाँ पर भी तया दय के बाद में जय आ गया तो यहाँ भी जय बना दिया। तय दय के बाद में जय आया तो यहाँ भी जय बना दिया। तया दय के बाद में जय आया तो यहाँ भी जय बना दिया। एक और शब्द आता है यावत जीवन। एक और शब्द आता है दोस्तों यावत जीवन। एक और शब्द आता है दोस्तों कौन सा? यावत जीवन। इसका भी अगर आपसे संधि विच्छेद पूछ लिया जाए, इसका भी यदि आपसे संधि विच्छेद पूछ लिया जाए तो इसका संधि विच्छेद होता है क्या? यावत प्लस जीवन, यावत प्लस जीवन। यावत का मतलब होता है पूरा, यावत का मतलब क्या होता है दोस्तों? पूरा। और जीवन का मतलब आप जानते हैं, पूरा जीवन अर्थात संपूर्ण जिंदगी, ता उम्र जिसको कहा जाता है, आजीवन जिसे कहा जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि तय या दय के बाद जय या जय वर्ण का योग हो तो क्या बनेगा? जय वर्ण बन जाता है दोस्तों। क्या बन जाता है? जय वर्ण बन जाता है। मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि ऐसे नियम और ऐसे शब्द आपके सामने रख रहा हूं जो परीक्षा में हूबहू पूछ लिए जाते हैं। बिल्कुल आपको परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का मैं तरीका भी बता देता हूं कि कौन से शब्द को किस प्रकार के प्रश्न में ज्यादा पूछे जाने की संभावनाएं बनती हैं।
कौन से शब्द को किस प्रकार से प्रश्नों में पूछा ज्यादा जाता है। ध्यान देना, एक एक शब्द की मैं बता सकता हूं। यह भगवान शिव के डमरू की विशेषताओं में पूछा जाता है। यावत जीवन पुराने पाठ्यक्रम में स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले मैं मित्रों को बताना चाहूंगा, हमारे पुराने पाठ्यक्रम में कक्षा 12 की पुस्तकें चलती हैं। बिल्कुल, हमारे आरपीएससी के पाठ्यक्रम में कक्षा 12 की पुस्तकें चलती हैं, जिसकी पुरानी एनसीईआरटी में बिल्कुल कक्षा 12वीं में हिंदी में कहानी चला करती थी, यदि आपने पढ़ी हो तो, क्या बालक बच गया। बिल्कुल एक कहानी चला करती थी, बालक बच गया। और उस बालक बच गया में उस बालक से एक सवाल पूछा जाता है कि तुम पूरी जिंदगी क्या करना चाहोगे, और उसने एक शब्द बोला था, मैं यावत जीवन नर सेवा करना चाहूंगा। दोस्तों, यावत जीवन एक तीसरी चौथी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे के लिए इस प्रकार के गहरे सार गर्भित शब्द का प्रयोग करना यह साबित करता है क्या कि वह बच्चा अपनी मर्जी से नहीं, याद करे कराए वाक्य बोल रहा था। इस प्रकार की कहानी प्रदर्शित करती है यावत जीवन शब्द से। उज्ज्वल जो शब्द है, यहाँ आपको शब्द शुद्धि मिलती है। उज्ज्वल जो शब्द है, शब्द शुद्धि में पूछा जाता है। और सज्जन जो शब्द है, इसके लिए तो कहने की आवश्यकता नहीं कि यह आप सभी की एक विशेषता है कि आप सज्जन हैं। बिल्कुल 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 दोस्तों, यह आप सबका एक गुण है। यह आप सबका गुण है कि आप लगातार उत्कर्ष के साथ बने हुए हैं, लगातार लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। चैनल को इंस्टॉल नहीं किया तो बिल्कुल बिल्कुल, आपने अभी तक ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है, टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो कीजिए, ताकि मैं आपको जो ये नाम दे रहा हूं, ये नाम आपके ऊपर सही, बिल्कुल सही सुशोभित हो सके। आगे बात करते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों। आगे देखिए, तय और दे के बाद में हम चे छे का योग करें तो क्या बना, चे बना। जय झे का योग करें तो क्या बना, जय बना। अब मैं बात करता हूं अगले नियम की। यदि तय या दे के बाद, यदि तय या दे के बाद जो भी नियम का नंबर, जैसे 13 लिख दिए, नियम नंबर 13, जैसे तय या दे के बाद मैं फिर से लिख रहा हूं क्या, तय या ठे वर्ण आ जाता है। अब आप बताओ मित्रों, यहां पर क्या बन जाएगा, टय बन जाएगा। क्या बन जाएगा, टय बन जाएगा। ऐसे ही मैं जैसे नियम नंबर 14 की बात करूंगा, नियम नंबर 14 की बात करूंगा, क्या कि तय या दे के बाद, अब सरल हो गया ये नियम, दो नियम बड़े बड़े पढ़ लिए इसके, अब आराम से समझ सकते हैं इसके। जैसे तय या दे के बाद में दोस्तों क्या आ जाए, डे या ढे वर्ण आते हैं, तो तय दे के स्थान पर क्या बना लेंगे दोस्तों, डे बना देंगे। क्या बना देंगे, डे बना देंगे। जैसे इसका उदाहरण मिलता है हमें, तट्टिका, इसका विच्छेद होता है दोस्तों तत् योग टीका, तत् योग टीका, इसका विच्छेद क्या होता है दोस्तों, तत् योग टीका। एक शब्द और आता है दोस्तों, वृहट्टिका। एक शब्द आता है क्या, वृहट्टिका, अर्थात व्रत धन टीका। व्रत धन टीका, टीका क्या होती है, साहित्य वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे। ये टीका जो शब्द है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी गद्य की जो विधाएं होती हैं, बिल्कुल बिल्कुल, हमारा उद्देश्य केवल एक ही चीज नहीं होना चाहिए दोस्तों। हम संधि पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत बार कह चुका हूं, संधि पढ़ने की बात ही नहीं है। संपूर्ण हिंदी व्याकरण में यदि कोई बात ऐसी आ गई जो हमें अन्य किसी बिंदु में सहायता प्रदान करेगी, तो हम उसका भी जिक्र करेंगे। जैसे यहां पर एक शब्द आ गया है दोस्तों, क्या, टीका। तत्का मतलब होता है के समय की, तत्का मतलब क्या होता है, उसी समय की। लेकिन टीका जो शब्द होता है, वह होता है दोस्तों समालोचना ग्रंथ। वो क्या होता है दोस्तों, समालोचना ग्रंथ। हिंदी गद्य की हम विधाएं पढ़ते हैं, हिंदी गद्य हम पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कहानी होती है, नाटक होते हैं, निबंध होते हैं, उपन्यास होते हैं, एकांकियां होती हैं, जीवनियां होती हैं, साक्षात्कार होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, संस्मरण होते हैं, यात्रा वृत्तांत होते हैं, रिपोर्टाज होते हैं, आलेख होते हैं, फीचर होते हैं, प्रतिवेदन होते हैं, और उसी में एक ग्रंथ और आता है दोस्तों, उसे कहा जाता है टीका। अर्थात आपको कोई पुस्तक दे दी जाए और आपको कहा जाए कि इस पुस्तक के गुण और दोषों का विवरण करते हुए आपको एक नई पुस्तक की रचना करनी है, तो उसी समय की, उसी पुस्तक के अनुसार किसी ग्रंथ का आप यदि अपने नजरिए से उसका कुछ गुण बताते हो, या उसका अपने नजरिए से कोई दोष बताते हो, अर्थात गुण और दोष, आलोचना समालोचना, उसके पक्ष और विपक्ष में तर्क देते हुए, उसकी अच्छाइयां और बुराइयों को ऑब्जर्व करते हुए, निरीक्षण और परीक्षण करते हुए यदि आप कोई दूसरी पुस्तक तैयार कर देते हैं, तो उसे कहा जाएगा क्या दोस्तों, टीका कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा मित्रों, टीका कहा जाएगा। तो एक टीका का मतलब होता है उसी समय की लिखी हुई टीका, और वह टीका का मतलब होता है बहुत बड़ी टीका। जैसे बिहारी सतसई पर टीका लिखी गई थी, बिल्कुल बिल्कुल, बिहारी सतसई, बिहारी द्वारा लिखी गई, रीतिकाल के, बिल्कुल रीतिकाल के रीति सिद्ध कवि है बिहारी, और बिहारी सतसई उनकी रचना का नाम है, जिसमें 713 दोहे हैं। सतसई का शाब्दिक अर्थ होता है 700 दोहों का समूह है।
लेकिन वास्तविकता यह है कि बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं दोस्तों? 713 दोहे हैं। और उसके अलावा हम साहित्य में पढ़ेंगे उसमें 8 सोरठे भी आते हैं। उस पे एक हिंदी के कवि हैं, खड़ी बोली के प्रसिद्ध, हाँ बिल्कुल, खड़ी बोली के जो लेखक चातुष्ट कहलाते हैं, उनमें एक नाम आता है लल्लू लाल, और उसके एक ग्रंथ का नाम है लाल चंद्रिका। लल्लू लाल के ग्रंथ का नाम क्या है दोस्तों? लाल चंद्रिका, जो कौन सी टीकाओं में गिनी जाती है? वृहद टीकाओं में गिनी जाती है। कौन सी टीकाओं में गिनी जाती है दोस्तों? वृहद टीकाओं में गिनी जाती है। इस प्रकार से हमें बहुत सारी चीजें साथ के साथ जोड़ते हुए पढ़नी है। और आगे जैसे बात करूं मैं क्या, कि तय या दे के बाद डे या ढे वर्ण का योग हो। तय या दे के बाद डे या ढे वर्ण का योग होता है दोस्तों, तो तय या दे के स्थान पर क्या बन जाएगा? डे वर्ण बन जाता है। जैसे शब्द आता है, यह शब्द शुद्धि में पूछा हुआ है, यह शब्द शुद्धि में पूछा हुआ है उड्डयन। शब्द शुद्धि में पूछा हुआ है, एलडीसी पटवारी लेवल की परीक्षा में आता है। उड्डयन शब्द का सही वर्तनीगत रूप कौन सा होगा, अर्थात इसका शुद्ध रूप कौन सा होता है? एक और शब्द आता है दोस्तों इसमें, भवत डमरू। भवत डमरू, और एक आता है कौन सा? उड्डयन। उड्डयन शब्द का संधि विच्छेद अगर आपसे पूछे तो बता सकते हैं उत्तधन डयन। भवत डमरू का होता है दोस्तों भवत प्लस डमरू। भवत का मतलब तो जानते हैं सांसारिक, भवत धन डमरू। तो इस प्रकार से हमने जाना 13 और 14 नंबर के नियम में क्या, कि यदि तय या दे के बाद, यदि तय या दे के बाद, यदि तय या दे के बाद टे और ठे वर्ण का योग हो तो क्या बनेगा दोस्तों? टे बनेगा। यदि तय या दे के बाद डे और ढे का योग हो, डे और ढे का योग हो तो क्या बनेगा दोस्तों? डे वर्ण आदेश हो जाता है। जो आपके उदाहरण भी सामने हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आगे वाले नियम पे चलें। तय और दे के साथ ले वर्ण का योग करना है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दें एक बार। अब वापस से नियम पे आ जाएं, वापस से नियम पे आ जाएं। अगला नियम है हमारा 15 नंबर का जो नियम है वह क्या है, कि यदि तय या दे के बाद, यदि तय या दे के बाद कौन से वर्ण का योग हो? लय वर्ण का योग हो। तो ऐसी स्थिति में चाहे तय हो चाहे दे हो, उसके स्थान पर दोस्तों क्या बनाना है? लय बनाना है। क्या बनाना है? लय। क्योंकि यहाँ पर लय वर्ण अकेला है, इधर कोई दो वर्ण नहीं है, तो यहाँ पर भी हम क्या ले लेंगे? लय वर्ण बनाएंगे। क्या बनाएंगे दोस्तों? लय वर्ण बना लेते हैं। अब एक आता है इसका उदाहरण, जैसे शब्द आ गया उल्लास। तय और दे का बनाया लय, और आगे भी क्या लिखा हुआ है? लय। अर्थात हमें शब्द में जहां भी द्वित्व रूप में लय वर्ण दिख रहे हो, जहां भी द्वित्व रूप में लय वर्ण दिख रहे हैं, तो संधि कौन सी होगी? व्यंजन। और विच्छेद में कैसा आएगा? प्रथम पद का अंतिम वर्ण तय या दे बना देंगे, और आगे जो दूसरे वाला लय है उससे अगला पद आरंभ कर देंगे। जैसे देखो यहाँ पर मैं इसका विच्छेद लिख रहा हूं उ, और इस प्रथम आधे लय का क्या बनाऊंगा? तय या दे। तो मैंने क्या लिखा? उत, और उसके आगे क्या लिखा हुआ है? लास। उसके आगे क्या लिखा हुआ है? लास। अर्थात उल्लास शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों? उत धन लास होता है। क्या होता है दोस्तों? उत धन लास होता है। हाँ बिल्कुल, उत धन लास होता है। जैसे आप कहेंगे कि प्रथम पद का लय तय वर्ण अलग निकालिया, उसके बाद में क्या लिखा हुआ है? ला, और ला के बाद में क्या लिखा हुआ है? से। अब हमें पता है कि तय के बाद में लय वर्ण आ रहा है। तय के बाद में जब हमें जैसे ही लय वर्ण दिखा तो हमें पता चल चुका है क्या, कि इस तय वर्ण के स्थान पर, इस तय वर्ण के स्थान पर भी दोस्तों क्या बन जाएगा? लय बन जाएगा। इधर क्या बचा पड़ा है? उ, तय का बना दिया लय, और आगे क्या है? ला और से। सबको जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या बनेगा? देखो, उ आधा लय और उसके बाद में ला और से। अर्थात उल्लास से वापस से हमने क्या प्राप्त कर लिया? उल्लास लिख दिया है। अन्य शब्दों की मैं बात कर रहा हूं, जैसे एक शब्द आता है उल्लेख। शब्द क्या आता है दोस्तों? उल्लेख आता है। उत धन लेख बराबर क्या होता है? उल्लेख। हाँ बिल्कुल, इसका विच्छेद लिख देता हूं, बिल्कुल इसका विच्छेद लिख देता हूं। उत योग लेख, इसका क्या होता है? उल्लेख। जैसे एक और शब्द आता है, बहुत अच्छा शब्द आता है, उल्लंघन। यह भी आपको शब्द शुद्धि में पूछा जाता है। उल्लंघन, हम क्या करते हैं, इसमें एक ही लय लिखते हैं, जबकि लय द्वित्व आता है। उल्लंघन शब्द में बहुत बार मेरे विद्वान साथी क्या करते हैं? एक ही लय का प्रयोग करते हैं, जो भी गलत है, जो भी वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है दोस्तों। यहाँ भी लय कितने आएंगे? 2 आते हैं। इसके अलावा जैसे अलग शब्द लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझना इसको। एक शब्द आता है क्या? विद्युलेखा। शब्द क्या है दोस्तों? विद्युलेखा। इसका विच्छेद होता है विद्युत प्लस लेखा, अर्थात बिजली का लेखा जोखा। विद्युत प्लस लेखा। एक आता है विद्युलता। एक शब्द आता है दोस्तों विद्युलता।
विद्युलता, इसका संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? विद्युत प्लस लता, बिजली की बेल, विद्युत प्लस लता। यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है? यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि इन पदों को हम जब देखते हैं तो यहां पर लय द्वित्व दिख रहा है। लय का कौन सा रूप हमारे सामने आ रहा है? द्वित्व रूप आ रहा है। और जब भी द्वित्व रूप में हमें लय दिखता है तो समझना कि प्रथम लय किसका बना है? तय या दय का विकारी रूप, और अंतिम में योग किसका हो रहा है? लय वर्ण का। अर्थात तय और दय वर्ण के बाद, तय और दय वर्ण के बाद, तय और दय वर्ण के बाद यदि लय वर्ण का योग हो तो हमें आदेश कौन सा करना है? लय वर्ण आदेश कर देना है। यह हो गया योग कौन सा? तय और दय के बाद का लय का योग। अब हम आगे बढ़ेंगे, उसके पहले मित्रों आप चाहो इसका स्क्रीनशॉट लेना, लीजिए। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, यह शब्द जो है, उल्लंघन जो शब्द है, यह शब्द शुद्धि में पूछा जाता है। क्यों? बहुत बार हम इसका अशुद्ध रूप जो हम चयन करते हैं वो कौन सा लिखते हैं? उल्लंघन लिख देते हैं, अर्थात लय एक वाला दिया जाता है। और बहुत मेरे विद्वान साथी इसको टिक करके आ जाते हैं, जो कि वास्तव में क्या है? गलत है। जो कि वास्तव में क्या है दोस्तों? गलत है। इस चीज का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा, इस चीज का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले नियम की ओर। अगला नियम आएगा अपना दोस्तों क्या? तय और दय के बाद में यदि आए, तय और दय के बाद में यदि क्या आ जाए? से वर्ण आ जाए। कौन सा से है दोस्तों? तालव्य से। कौन सा से है दोस्तों? तालव्य से। सर ये से याद नहीं होते, सर ये से याद नहीं होते। मैं इतनी बार इन से को लिख दूंगा कि आपके जहन में तीनों से छप ही जाएंगे। मैं वापस से बता रहा हूं, आप हम एक तो से लिखते हैं यह वाला, एक हम से लिखते हैं पै पतंग की तरह, और एक ये से लिखते हैं सर्प वाला। दोस्तों इसे कहा जाता है तालव्य सकार। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तालव्य सकार कहा जाता है। ये विसर्ग संधि में नाम आएंगे हमारे सामने। इसे क्या कहा जाता है? तालव्य सकार। यह कौन सा होता है दोस्तों? मूर्धन्य सकार। यह कौन सा होता है दोस्तों? मूर्धन्य सकार। और यह अंतिम वाला कौन सा होता है दोस्तों? दंत्य सकार। यह कौन सा होता है दोस्तों? दंत्य सकार। यह मतलब क्या है इसका? जब हम तालव्य सकार का उच्चारण करते हैं तो जिह्वा तालु के पास चली जाती है। जिह्वा कहां चली जाती है दोस्तों? तालु के पास चली जाती है। जीभ तालु के पास चली जाती है, उस समय तालव्य सकार का उच्चारण होगा। जीभ जब तालु के पास चली जाती है तो तालव्य सकार का उच्चारण होगा। जब हम मूर्धन्य सकार का उच्चारण करते हैं तो जीभ मसूड़ों के पास जाती है। कहाँ जाती है? मसूड़ों के पास। मूर्धा का मतलब मसूड़ों से लिया जाता है दोस्तों। और जब जीभ दांत के पास आकर के टकराने की कोशिश करे, वहां होता है दंते वाला से। हमारे पास यहाँ कौन सा दिया हुआ है? तालव्य से। ये कौन सा है दोस्तों? तालव्य सकार है। यह कौन सा है दोस्तों? तालव्य सकार दिया हुआ है हमें। नियम क्या है? नियम सुनना है, नियम सुनना है। अब ये नाम आपको याद हो चुके हैं बहुत अच्छे से, इन्हें भूलने की गलती मत करना। ये कौन सा से था? तालव्य से था। ये कौन सा से था? तालव्य से था। नियम क्या हो? नियम क्या कह रहा है कि यदि तय या दय के बाद, यदि तय या दय के बाद तालव्य सकार का योग हो तो यहां पर तय या दय के स्थान पर बनता है दोस्तों च। क्या बनता है दोस्तों? च। अब यहां पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की बात आ रही है। तय और दय के हम अब तक जो नियम पढ़ते आए हैं, कौन कौन से पढ़े? देखो अभी मैं इधर लिख रहा हूं। एक तो मैंने आपको बताया तय दय के बाद में योग किसका किया? च और छ का। एक हमने तय और दय के बाद में योग किसका किया? जय और झ का। एक हमने तय और दय के बाद में योग किसका किया? ट और ठ का। एक हमने तय और दय के बाद में योग किसका किया दोस्तों? ड और ढ का। किसका किया है? ड और ढ का। और अभी अभी हमने पढ़ा है तय और दय के बाद में योग किसका किया है? लय वर्ण का। इन सभी नियमों में एक समानता में मिली क्या? कि बदलाव केवल पहले पद में हो रहा था। बदलाव कहां हो रहा था? पहले पद में हो रहा था। बदलाव कहां हो रहा था दोस्तों? पहले पद में हो रहा था। बदलाव कहां हो रहा था दोस्तों? पहले पद में हो रहा था। लेकिन यह पहला ऐसा नियम आएगा जिसमें पहले पद में भी बदलाव होगा और इसमें भी बदलाव होगा। इसके स्थान पर बनाना है दोस्तों आपको क्या? 6 वर्ण बनाना है। क्या वर्ण बनाना है? 6 वर्ण बनाना है। समझ में आया क्या कुछ? इसको अलग लिखने की वजह यही थी। इसको अलग लिखने की वजह यही है क्या? कि यदि तय या दय के बाद, यदि तय या दय के बाद, यदि तय या दय के बाद तालव्य सकार का योग हो, यदि तय या दय के बाद तालव्य सकार का योग हो तो तय दय के स्थान पर तो क्या बनेगा? च बन जाएगा। और इस तालव्य सकार के स्थान पर क्या बनेगा? छ बन जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, अर्थात यहां पर क्या आएगा दोस्तों? शब्द में च और छ आएगा। क्या आएगा दोस्तों? च छ आएगा।
यहाँ एक चीज और ध्यान रखने की है, अगर यह आधा है तो यह भी आधा होगा। अगर इस पर कोई मात्रा होगी तो इस पर भी मात्रा होगी। यह पूरा होगा, यह पूरा होगा, आधा होगा तो आधा होगा। बाकी इधर वाला तो सदैव आधा होता ही है। ये जैसे मैंने आधा ही इसको लिख दिया है। यहां तक की बात समझ में आई दोस्तों। अब आता हूं मैं उदाहरण पे, जिसमें आपको आधे का उदाहरण भी बताऊंगा, पूरे का उदाहरण भी बताऊंगा। देखो, शब्द आ जाए जैसे सच्छासन। शब्द आता है दोस्तों सच्छासन। सबसे पहला प्रश्न, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? सच्छासन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है? सच्छासन शब्द का सही संधि विच्छेद दोस्तों, 6 और 6 मिल गया हमें। 6 और 6 मिल गया, और 6 और 6 देखते ही समझ आना है कि 6 का तो किसमें बदलना है, तय या दय में, और ये 6 किसमें बदलेगा, से में। तो देखो, से का तो से और 6 को बना दिया तय, अर्थात सत। अब यहाँ पर आ की मात्रा है, 6 में आ की मात्रा है तो इसमें भी आ की मात्रा आएगी, अर्थात सत धन शासन। सत धन शासन। अब मुझे चाहिए क्या, पहले पद का। अब मुझे क्या चाहिए, पहले पद का अंतिम वर्ण चाहिए। अब मुझे पहले पद का अंतिम वर्ण चाहिए, तो मैं ऐसे लिख दूंगा से, और उस से के बाद में तय को बाहर लिख दिया। इधर क्या है, से में क्या जुड़ा हुआ है, आ, और आ के बाद में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, से और न। इसका पूरा टुकड़ा कर लिया है, इसका मैंने पूरा टुकड़ा कर लिया। ये पूरा टुकड़ा मैंने इसलिए किया है क्योंकि मुझे क्या चाहिए था, पहले शब्द का, मुझे क्या चाहिए था, पहले शब्द का प्रथम वर्ण चाहिए था। ये यहाँ पर लिख दिया, इसमें आ की मात्रा जुड़ी हुई है, आ की मात्रा लिख दी, और से का से और न का न लिख दिया। अब इसे गौर से देखो, तया दे के बाद में तालव्य सकार का योग हो, तया दे के बाद तालव्य सकार का योग हो, तया दे के बाद तालव्य सकार का योग होता है, तो हम क्या करते हैं, तया दे को तो किस में बदलते हैं दोस्तों, च में बदल देंगे। किस में बदल देंगे, च में बदल देंगे। और से के स्थान पर दोस्तों क्या लिखना है, से के स्थान पर क्या लिखना है, 6 वर्ण लिखना है, अर्थात यहाँ पर क्या लिख दिया जाएगा, 6 लिख दिया जाएगा। इन दोनों को जोड़कर 6 और 6 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 6 और 6। यह आधा तो यह भी आधा। इधर क्या बचा हुआ है दोस्तों, से, और आगे क्या लिखा हुआ है, आ, और उसके बाद में से और न। सबको जोड़िए मित्रों, सबको जोड़िए इनको। अभी इनको सबको जोड़ेंगे हम, तो इधर मैं इनका सबका जोड़ लिख रहा हूं, इनका सबका जोड़ लिख रहा हूं। क्या, देखो सबसे पहले तो क्या आ गया, से, उसके बाद में क्या है, 6 और 6, 6 और 6। मित्रों मुझे पता चला 6 हलंत है, लेकिन आगे आ लिखा हुआ है तो आ की मात्रा लगा दूंगा, और आगे क्या लिखा हुआ है, से और न, अर्थात सच्छासन से क्या बना लिया है मैंने, सच्छासन बना लिया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं क्या, कि तय या दय के बाद यदि तालव्य सकार का योग हो तो तय और दय अपने ही स्थान पर दय में बदल जाते हैं, च में बदल जाते हैं, और तालव्य सकार के स्थान पर 6 वर्ण आदेश हो जाएगा। तालव्य सकार के स्थान पर 6 वर्ण आदेश हो जाता है। यहां तक की बात बहुत अच्छे से समझ में आई। और उदाहरणों की बात करता हूं, इसी प्रकार के और उदाहरण आपके सामने मैं रख रहा हूं दोस्तों। देखिए, जैसे अन्य उदाहरण हम लिखें यहाँ पे, जैसे हम अन्य उदाहरण लिखते हैं, शब्द आता है जैसे सच्छास्त्र। इसका विच्छेद क्या होगा दोस्तों, इसका विच्छेद मैं लिख रहा हूं सतयोग शास्त्र। बिल्कुल, सतयोग शास्त्र। अन्य शब्द लिखूं, जैसे बहुत अच्छा शब्द है, बहुत ही अच्छा शब्द है, उच्छृंखल। इस शब्द को जरा इंडिकेट कर लेना, इस शब्द को जरा इंडिकेट कर लेना। क्यों, इसका विच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है। 6 के नीचे क्या जुड़ा हुआ है दोस्तों, री। 6 के नीचे क्या जुड़ा हुआ है, री, अर्थात विच्छेद करते समय तालव्य सकार के नीचे हमें क्या जोड़ना है, री जोड़ना है। और जब तालव्य सकार के साथ में हमें री जोड़ना हो, जब तालव्य सकार के साथ री जोड़ना है दोस्तों, तो तालव्य सकार के साथ री ऐसे जोड़ी जाती है। तालव्य सकार ये हो गया और री स्वर यहां पर जोड़ दिया, तालव्य सकार यह हो गया और री यहां पर जोड़ दिया। देखो जैसे मैं लिख रहा हूं ऊ के बाद में यहां पर चे का क्या बनाऊंगा, तय। उसके बाद यहां पर कौन सा है, 6 किस में बदलेगा, 6 किस में बदलेगा दोस्तों, से में बदलेगा। तो यहां पर लिख दिया मैंने से। अब से के नीचे क्या जोड़ना है, री। तो यह वाला रूप हमारे यहां नहीं चलता, यह रूप नहीं चलता। से के नीचे री जोड़ना हो तो यह रूप हमें लिखना पड़ता है, यह रूप हमें लिखना पड़ता है। तो यह रूप हम लिखेंगे दोस्तों, यहां पर देखो, यह रूप हम लिखेंगे क्या,
और आगे क्या लिखा हुआ है, अनुस्वार और खल। आगे क्या लिखा हुआ है, अनुस्वार और खल, अर्थात उत्धन श्रृंखल। उत्धन श्रृंखल बराबर क्या होता है दोस्तों, उच्च श्रृंखल होता है। क्या होता है, उच्च श्रृंखल होता है, बिल्कुल उच्च श्रृंखल होता है। एक अच्छा शब्द लिखने वाला हूं, एक अच्छा शब्द लिखने वाला हूं, ऊपर लिख रहा हूं क्या, यहां लिख देता हूं मैं, श्री मच्छर चंद्र। ये पूछा गया है, श्री मच्छर चंद्र। इसमें ध्यान रखना, दो नियम लग रहे हैं दोस्तों, तय और दय के ही दोनों नियम हैं, तय और दय के दोनों नियम हैं। ये दो जगह से टूटेगा, देखो यहां पर यही और यहां पर। इसका विच्छेद अगर आपसे पूछे दोस्तों तो इसका होता है श्रीमत प्लस शरद, श्रीमत प्लस शरद प्लस चंद्र। ये वो शब्द हैं जो बहुत बार दोहरा दिए जाते हैं परीक्षाओं में। क्यों, क्योंकि इनके विच्छेद थोड़े अटपटे होते हैं। तय के बाद में तालव्य सकार आ रहा है तो तय का तो बना दिया चय और तालव्य सकार का बना दिया छय। यहाँ पर तय या दय के बाद में चय आया, इसलिए पहले वाले दय का भी क्या बना लिया चय, अर्थात यहाँ पर द्वित्व चय बन गया। दोस्तों इस प्रकार से आप इन शब्दों का थोड़ा ध्यान रखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल आपको इस प्रकार के शब्दों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। और शब्द लिख रहा हूं, और शब्द लिख देता हूं, जैसे इसी नियम के शरद शशि, शरद शशि, बिल्कुल शरद शशि का संधि विच्छेद होगा दोस्तों, शरद प्लस शशि, शरद प्लस शशि, यानी कि सर्दी का चंद्रमा, शरद प्लस शशि। और बात करें, जैसे एक शब्द आता है दोस्तों तच्छिव, एक शब्द आता है दोस्तों क्या, तच्छिव। इसका संधि विच्छेद होगा तत् धन शिव। इसका विच्छेद क्या होगा, संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, तत् धन शिव। इसका संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, तत् धन शिव। इस प्रकार से सबसे ज्यादा मैंने इसी नियम के उदाहरण इसलिए लिए हैं क्योंकि यह पहला नियम ऐसा है तय और दय में जिसमें दोनों पदों में बदलाव होते हैं, जिसमें दोनों पदों में बदलाव होते हैं। यदि इस प्रकार के नियम का यदि परीक्षा में जिक्र होगा तो इनमें से बाहर कोई उदाहरण जाने की संभावना नहीं बनती है। बहुत बार परीक्षाओं में दोहराया गया शब्द है कौन सा, सच्छासन, और एक कौन सा, उच्छृंखल। एक उच्छृंखल और एक सच्छासन, इन दोनों शब्दों के आपको जरा विच्छेद को भी ध्यान में रखना होगा। यह आपके बड़े लेवल की परीक्षाओं में पूछा जाता है। क्या, श्री मच्छर चंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होता है, श्री मच्छर चंद्र का सही विच्छेद, बिल्कुल बिल्कुल श्री मच्छर चंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होता है, यह प्रकार का शब्द आपको दिया जा सकता है, ध्यान रखना है इसका। और ये आपकी बात करें तो एक बार बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छे से समझना है इन चीजों को। ये ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ऐसे शब्द, क्योंकि इनके विच्छेद थोड़े अटपटे होते हैं, दो दो जगह से संधि विच्छेद हो रहा होता है, तो ऐसे प्रश्नों का जिक्र कर लिया जाता है, ऐसे प्रश्नों का जिक्र कर लिया जाता है। एक और शब्द आया हुआ था, जैसे आपको मैं बता रहा था, अभी अभी मैंने लिखा था श्री मच्छर चंद्र, श्री मच्छर चंद्र। ऐसे एक शब्द आता है शरचंद्र, कौन सा आता है दोस्तों, शरचंद्र, जो इसी के आगे का है, शरचंद्र आ जाता है तो शरद प्लस चंद्र होगा, जो अभी अभी हमने पढ़ा है। तय या दय के साथ, तय या दय के साथ यदि चय वर्ण का योग हो, तय या दय के साथ यदि चय वर्ण का, तय या दय के साथ यदि चय या छय वर्ण का योग हो, यही है वो शरचंद्र। तो तय या दय के साथ यदि चय या छय वर्ण का योग होता है तो शब्द बनता है शरचंद्र। इस प्रकार से आप इस तय और दय वाले नियमों से अब परिचित हो चुके हैं। इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों, ताकि हम आगे बढ़ सकें। आगे बात करता हूं, आगे बढ़ते हैं। अब तय और दय के नियमों के बाद, तय और दय के नियमों के बाद जो अगला नियम आता है, क्या समझना, मैं ऐसे लिखूं, कोई भी स्वर, बताओ मैंने यहां पर कितने वर्ण लिख दिए, बताइए दोस्तों, यहां पर मैं कितने वर्णों की बात कर रहा हूं। कोई भी स्वर, कोई भी स्वर का मतलब हो गया, स्वर कुल कितने होते हैं दोस्तों, 11। स्वर कुल कितने होते हैं दोस्तों, 11 होते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, कोई भी स्वर हो, अर्थात 11 में से कोई भी स्वर हो और उसके बाद में वर्ण कौन सा आए, 6। यहां पर ये गिनती वाला 6 नहीं है दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल ये अंकों में जो हम गिनती को शब्दों में लिखते हैं यह उनका रूप नहीं है। यदि आपको जैसे 5 को लिखना हो तो आप लिखते हो 5, और यदि 6 को लिखना हो
तो जो गलत रूप लिखा जाता है यह जो कि अशुद्ध है, जो कि अशुद्ध है दोस्तों। बहुत बार मैं चर्चा करूंगा इन चीजों की, जब शब्द शुद्धि पढ़ेंगे तब इन बातों पे मैं चर्चा करने वाला हूं। छह का जो सही रूप होता है दोस्तों, बहुत कम लिखते हैं हम। छह को ऐसे लिखा जाता है, यह इसका शुद्ध रूप होता है दोस्तों। छह को शब्दों में लिखना हो तो छह के साथ है जोड़ना, विसर्ग नहीं जुड़ेगा, विसर्ग नहीं जुड़ेगा। मेरे विद्वान साथी ये चीज बहुत भली भांति जानते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था, हम तो आज तक विसर्ग लगा के ही लिखता हुआ आए हैं, और ऐसा ही हमें पढ़ने को भी मिलता है, क्योंकि उसे भी तो किसी न किसी विद्वान ने लिखा ही होता है दोस्तों। पर वर्तनी की बात करी जाए तो ध्यान रखना, वर्तनी में छह कैसे लिखा जाता है, छह के साथ है को जोड़कर ही लिखा जाएगा। तो यहां पर ये जो छह है, ये है चय वर्ग का दूसरा, चय वर्ग का दूसरा वर्ण, चय वर्ग का दूसरा वर्ण। बिल्कुल, चय वर्ग का दूसरा वर्ण कौन सा है? छह वर्ण की मैं बात कर रहा हूं। नियम क्या है? नियम सुनिए, नियम क्या है कि यदि किसी भी स्वर के बाद छह वर्ण का योग हो, किसी भी स्वर के बाद छह वर्ण का योग हो, तो इन दोनों के मध्य, तो इन दोनों के मध्य दोस्तों चय का आगम हो जाता है। चय का क्या होता है दोस्तों? आगम। अब आप इस आगम शब्द से बहुत भली भांति परिचित हो चुके हो, बहुत भली भांति परिचित हो चुके हो दोस्तों कि ये आगम चीज क्या है, ये आगम चीज क्या है। बताएं जरा मुझे, आगम चीज क्या होती है दोस्तों? किसी वर्ण को बदलकर लिख देना या किसी नए वर्ण को लिख देना। मैं आपके जवाब की प्रतीक्षा कर रहा हूं, आराम से सोच समझ के जवाब का चयन किया करो। जल्दबाजी हमेशा नुकसान देगी, शीघ्रता सदैव हानिकारक होती है दोस्तों। शीघ्रता करने की आवश्यकता कहाँ है? बहुत धैर्य के साथ पढ़ना है। हिंदी का संधि बिंदु यदि समझ में आ जाता है तो उपसर्ग और प्रत्यय को अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़े बहुत प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग हमने संधि में किया। इसका मतलब यह हुआ कि संधि में उपसर्गों के उदाहरण चलते हैं, संधि में उपसर्गों के उदाहरण चलते हैं। इसका मतलब यह है कि आगम का मतलब, हाँ बिल्कुल आपका सोचना सही है, आपका जवाब भी सही है दोस्तों। आगम का मतलब होता है नया वर्ण लिख देना। आगम का मतलब क्या होता है दोस्तों? नया वर्ण लिख देना। मैं बार बार बता रहा हूं, आते ही आज की क्लास में आरंभ में हमने बात की थी क्या? परिउपसर्ग की और सम उपसर्ग की। जब परिउपसर्ग के याद, बिल्कुल बिल्कुल, परिउपसर्ग के साथ जब क्री धातु का योग किया था तो मूर्धन्य सकार का आगम हुआ था, और जब सम उपसर्ग के बाद क्री धातु का योग किया था तो वहां दंते सकार का आगम किया था। तो आगम चीज समझ में आ चुकी है, नया वर्ण जोड़ देना, नया वर्ण जोड़ देना। अब नियम पे आ रहा हूं, नियम क्या कह रहा है सुनिए। हमारा जो नियम है वह नियम क्या कह रहा है दोस्तों? नियम कह रहा है क्या कि यदि किसी भी स्वर के बाद छह वर्ण का योग होता है, अर्थात पहले पद का अंतिम वर्ण कोई स्वर होगा, पहले पद का अंतिम वर्ण क्या होगा? कोई स्वर होगा, और उसके बाद यहां पर कौन सा होगा? दूसरे पद का पहला वर्ण क्या होगा? छह होगा। तो इन दोनों के मध्य हमें चय जोड़ना है। क्या जोड़ना है दोस्तों? चय जोड़ना है। इस नियम का शॉर्ट फॉर्म ये बनता है। अब उदाहरण लेते हैं, अब एक उदाहरण लेते हैं दोस्तों, अब एक उदाहरण लेते हैं। देखो उदाहरण क्या होगा, जैसे मान लीजिए शब्द लिखता हूं मैं, क्या? आच्छादन। शब्द क्या है दोस्तों? आच्छादन। अब हमें पता चल चुका क्या कि ये चय वर्ण का क्या हो रहा है? आगम हो रहा है, क्योंकि इधर क्या लिखा हुआ है दोस्तों? स्वर लिखा हुआ है। यहां पर क्या लिखा हुआ है? स्वर। और दूसरे पद का पहला वर्ण क्या आ रहा है? छह। इन दोनों के मध्य चय का क्या हो रखा है? आगम। तो हटा दो और जोड़ का चिन्ह लगा दो, आ प्लस छादन, आ प्लस छादन। नियम क्या कह रहा था कि यदि किसी भी स्वर के बाद, यदि किसी भी स्वर के बाद छह वर्ण का योग हो तो इन दोनों के मध्य, तो इन दोनों के मध्य, ध्यान दे लेना, तो इन दोनों के मध्य हमें क्या करना है दोस्तों? छह वर्ण का आगम करना है। क्या करना है दोस्तों? छह वर्ण का आगम कर देना है। बाकी बचा हुआ ऐसा का ऐसा लिख देंगे। ये छह वर्ण का हमने क्या किया दोस्तों? आगम किया। तो पूरा शब्द क्या बन जाएगा? पूरा शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों? आ प्लस छादन, आच्छादन। क्या बन जाता है दोस्तों? आच्छादन बन जाता है। यह चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी होगी, यह चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी होगी। अर्थात अर्थात मेरा कहने का आशय यह हुआ कि यदि यदि किसी भी शब्द के बाद यदि छह वर्ण का योग हो, किसी भी स्वर के बाद यदि छह वर्ण का योग हो, किसी भी स्वर के बाद यदि छह वर्ण का योग होता है तो इन दोनों के मध्य छह वर्ण का क्या कर दिया जाता है दोस्तों? आगम कर दिया जाता है। इस प्रकार का शब्द हमें देखने को नहीं मिलता, बहुत कम मिलता है। जो मिलेगा परीक्षा में या जो मिल चुका है, बहुत बार आता है, रिपीट होता रहा है, वह शब्द लिख रहा हूं मैं अब आपके सामने। देखो शब्द आता है तरु छाया, और मैं इसी शब्द का एक और रूप लिख रहा हूं, तरु छाया। बताएं दोस्तों
इन दोनों में शुद्ध कौन सा होगा? यह वर्तनी शुद्धि में पूछा गया शब्द है। तरु छाया, हम तो पेड़ की छाया के नीचे बैठे हैं। तरु छाया, इन दोनों में शुद्ध कौन सा होगा? इन दोनों में शुद्ध कौन सा है दोस्तों? ध्यान दें, हमारे जहन में आता है कि यह वाला इसका शुद्ध होगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह क्या है दोस्तों? गलत है। यह क्या है? अशुद्ध है। यह क्या है? अशुद्ध है। अर्थात इसका जो शुद्ध रूप होता है, इसका जो शुद्ध रूप होता है वह कौन सा है दोस्तों? तरु छाया। यही इसका शुद्ध रूप है। यही क्या है इसका दोस्तों? शुद्ध रूप होता है। इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। अब तरु छाया का संधि विच्छेद क्या होता है? तरु प्लस छाया। तरु प्लस छाया। अब हमें पता है कि रे में क्या जुड़ा हुआ है? उ। रे में क्या जुड़ा हुआ है? उ। अर्थात इधर आ रहा है छह, तो उ के बाद में यहां पर उस स्वर के बाद में क्या मिल रहा है? हमें छह वर्ण मिल रहा है। तो दोनों के मध्य क्या कर लेंगे? छह का आगम कर लेंगे। दोनों के मध्य क्या हो जाएगा दोस्तों? छह का आगम हो जाएगा। दोनों के मध्य छह का क्या हो जाएगा? आगम हो जाएगा। अब मैं बात कर रहा हूं अन्य उदाहरणों की। एक शब्द आता है वृक्ष छाया। वृक्ष छाया, हम वृक्ष छाया में भी चय वर्ण को अलग नहीं लिखते या चय वर्ण का प्रयोग नहीं करते। हम क्या करते हैं? इसका भी अशुद्ध रूप लिखते हैं, वृक्ष और छाया लिख देते हैं। चय वर्ण का प्रयोग नहीं करते दोस्तों, जो कि पूर्णतः अशुद्ध है, जो कि पूर्णतः अशुद्ध है। एक और शब्द आता है ऐसा ही, छत्र छाया, जिसको हम छत्र छाया बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं? छत्र छाया बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं? छत्र छाया, जो कि ये क्या है? अशुद्ध है। ये वर्तनीगत अशुद्धियां हैं दोस्तों, ये वर्तनीगत अशुद्धियां हैं। और ऐसी बेसिक गलतियां हैं जो हर एक विद्यार्थी, हर एक मेरा विद्वान साथी कर जाता है। अनभिज्ञता की वजह से, बहुत बार शीघ्रता की वजह से, बहुत बार हमें पता नहीं होता। इस वजह से हम शब्दों का अशुद्ध रूप ही हमारे प्रचलन में ले लेते हैं और हमारी नजर में वो सही रूप माना जाने लग जाता है। जबकि वास्तविकता यह होती है कि वर्तनी कभी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वर्तनी अपना रूप कभी नहीं बदलती। प्रचलित, हाँ बिल्कुल, लोक प्रचलित रूप अलग होता है शब्दों का। लोक प्रचलित रूप अलग होता है, वर्तनीगत रूप अलग होता है। वर्तनीगत रूप होता है यह वाला, अर्थात यह शब्द शुद्ध होगा और यह वाला शब्द आपका क्या होगा? अशुद्ध होगा। तो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करने से हमें क्या करना होगा? बचना होगा। एक शब्द और लिख रहा हूं दोस्तों, एक शब्द आता है विच्छेद। विच्छेद, विच्छेद का संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों? विधन छेद। क्या होता है विच्छेद का संधि विच्छेद दोस्तों? विधन छेद, विधन छेद। एक और शब्द आता है दोस्तों परिच्छेद। एक शब्द क्या आता है? परिच्छेद। एक शब्द क्या आता है दोस्तों? परिच्छेद, परि प्लस छेद। अर्थात मेरा कहने का आशय यह है, जो भी आपका नियम का नंबर आ रहा है, नियम नंबर 16, इसको कह सकते हो क्या कि यदि किसी भी स्वर के बाद छह वर्ण का योग हो तो दोनों के मध्य छह का आगम कर दिया जाएगा। दोनों के मध्य क्या कर दिया जाएगा दोस्तों? छह वर्ण का आगम कर दिया जाता है। यहां तक की बात समझ में आ गई मित्रों? एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि हम आगे बढ़ सकें। यहां तक कि कोई दिक्कत नहीं, अब आगे बढ़ो। अगला जो नियम है दोस्तों, नियम नंबर 17। अगला जो नियम ले रहा हूं, ध्यान देना। एक तो है कौन सा? ऋस्व ई या हर्स्व ई, और एक है कौन सा आपका? उ, अर्थात छोटी ई और छोटा उ। एक तो कौन सी है? छोटी ई, और एक कौन सा है दोस्तों? छोटा उ है। ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छा शब्द आएगा यहां से, बहुत ही अच्छा निकल के आ रहा है। और ये वाले उदाहरण बहुत बार पूछे गए हैं व्यंजन संधि में। यदि ऋस्व ई और उ के बाद, यदि ऋस्व ई और उ के बाद से और थे वर्ण का योग होता है। किसका योग होता है? से और थे वर्ण। यहां पर ध्यान देने वाली बात है, ये दोनों कौन से हैं? दंते। ये कौन से हैं दोनों दोस्तों? दंते। ये दोनों कौन से हैं? दंते हैं, दंत्य वर्ण है। कौन से हैं? दंत्य वर्ण है। नियम क्या कह रहा है वह सुनिए। नियम क्या कह रहा है ये बहुत अच्छे से समझना इसको। नियम क्या कह रहा है वह बात बिल्कुल सुनने की है, समझने की है। क्या? ऋस्व ई उ के साथ में क्या आ जाए? सेथ है। ये दोनों वर्ण कौन से हैं? दंते। अर्थात इसमें ये तो एक तो लिखा हुआ है से और एक लिखा हुआ है थे। ये कौन सा होता है? दंते सकार। ये कौन सा होता है दोस्तों? दंते सकार। और ये दंत्य वर्ग का वर्ण है। यह कौन सा है? दंत्य वर्ग का दूसरा। यह कौन सा है? दंत्य वर्ग का दूसरा। क्यों? ते, थे, दे, धे और ने, ये पांचों वर्ण, ये पांचों ही वर्ण कौन से वर्ग में आते हैं दोस्तों? दंत्य वर्ग में आते हैं।
कौन से वर्ग में आते हैं दोस्तों? दंत्य वर्ग में आते हैं। कौन से वर्ग में आते हैं दोस्तों? दंत्य वर्ग में आते हैं। अब ये पांचों ही वर्ग दंत्य, पांचों ही वर्ण दंत्य हैं, तो मैं इसको दंत्य वर्ण कहूंगा और यह भी दंत्य है, तो अर्थात ये दोनों के दोनों ही वर्ण कौन से हैं? दंत्य वर्ण समूह है। ये क्या है दोस्तों? दंत्य वर्ण समूह है। नियम क्या कह रहा है वह सुनिए। नियम क्या कह रहा है वह सुनिए। बहुत अच्छे से सुनना है इसको, बहुत ही अच्छे से सुनना है। क्या कि यदि ऋस्व ई ऊ के साथ दंत्य वर्ण हो, कौन कौन सा? से और थे, तो इनके स्थान पर इनके स्थान पर मूर्धन्य वर्ण बन जाते हैं। अब इसको किस में बदलना है दोस्तों? मूर्धन्य में। अब समस्या हो गई, सर मूर्धन्य कैसे बनाएं? बिल्कुल, मूर्धन्य कैसे बनाएं? मूर्धन्य इसको कैसे बनाएं? मूर्धन्य का नाम आते ही जहन में आना चाहिए पहले तो कि मूर्धन्य स्वर होते क्या हैं। इन दोनों का हमें बनाना है। देखो ये तो कौन सा था? दंत्य। ये कौन सा था? सॉरी, ये कौन सा वर्ण है दोस्तों? दंत्य वर्ण है। ये कौन सा है दोस्तों? दंत्य। और यह कौन सा है? मूर्धन्य। यह कौन सा है दोस्तों? मूर्धन्य। अब मुझे इसका भी क्या बनाना है? मूर्धन्य बनाना है। थे का भी क्या बनाना है? मूर्धन्य। चलो मान लिया, आप कहोगे कि सर हम सकार को तो मूर्धन्य में बदल सकते हैं, अर्थात दंत्य से के स्थान पर मूर्धन्य से लिख देंगे, लेकिन दंत्य थे को मूर्धन्य थे कैसे बनाएं? यह समस्या आ गई, यह समस्या आ गई। कैसे बनना है? बहुत अलग तरीके से समझो। एक बार इस चीज को मैं वापस से ले रहा हूं, अलग से समझिए। ये कौन सा से है दोस्तों? तालव्य। मैं बहुत बार कह चुका हूं, यह बात बार बार आएगी। यह कौन सा से है दोस्तों? तालव्य। यह कौन सा से है दोस्तों? मूर्धन्य। और यह कौन सा से है दोस्तों? दंत्य। यह कौन सा से है दोस्तों? दंत्य। नियम क्या कह रहा हूं उसके आगे सुनिए। यदि मैं कहूं कि दंत्य को मूर्धन्य में बदलो, तो आप इसके स्थान पर यह लिख दोगे। मैं कहूं मूर्धन्य को तालव्य में बदलो, तो आप यह लिख दोगे। अर्थात जो रूप बदला जाए, जैसे मैं कहूं दंत्य सकार का मूर्धन्य सकार बनाओ या मूर्धन्य सकार का दंत्य सकार बनाओ, तो आप इनको क्रमशः बदलते रहोगे, इनको क्रमशः बदलते रहोगे। अगर दंत्य को मूर्धन्य बनाए तो षटकोण वाला लिख दो, और अगर मूर्धन्य का दंत्य बनाए तो स्लेट वाला लिख देंगे। लेकिन ये तो सकार तो बदल दिया, अब व्यंजनों का वर्ग कैसे बदलता है? व्यंजनों का वर्ग, जैसे एक वर्ग आता है टे, ठे, डे, ढे और ण, और उसके आगे मैं लिख रहा हूं ते, थे, दे, धे और ने। यह वर्ग जो टे वर्ग है दोस्तों, ये टे वर्ग होता है मूर्धन्य। यह कौन सा होता है दोस्तों? मूर्धन्य। और ये जो तय वर्ग होता है, ये जो तय वर्ग होता है दोस्तों, यह होता है क्या? दंत्य होता है। ये क्या होता है दोस्तों? दंत्य होता है। अब मैं कहूं कि मूर्धन्य वर्णों को दंत्य में बदलो, मूर्धन्य वर्णों को दंत्य में बदलो, आगे नियम आने वाले हैं दोस्तों, ऐसे नियम आगे आने वाले हैं। मैं इस प्रकार के नियमों की चर्चा करने वाला हूं, इसीलिए ये बेस बता रहा हूं कि आगे जो 2-3 नियम पढ़ेंगे जो केवल और केवल मूर्धन्य सकार और मूर्धन्य वर्णों से संबंधित होंगे, उन्हीं की मैं बात करने वाला हूं। ध्यान दीजिएगा। अगर मैं कहूं कि इस दंते को मूर्धन्य में बदलो, तो कैसे बदलोगे? देखो यह कौन सा वर्ण है? पहला। यह कौन सा है? दूसरा। यह कौन सा है? तीसरा। यह कौन सा है? चौथा। और यह कौन सा है? पांचवा। अगर मैं कहूं दंते का मूर्धन्य बनाओ, तो पहले के स्थान पर पहला लिखना है, दूसरे के स्थान पर दूसरा लिखना है, तीसरे के स्थान पर तीसरा लिखना है, चौथे के स्थान पर चौथा लिखना है, और पांचवे के स्थान पर कौन सा लिखना है दोस्तों? पांचवा लिखना है। कौन सा लिखना है? पांचवा। जैसे मैं कहूं कि यह दंत्य वर्ण है, यह कौन सा है दोस्तों? दंत्य वर्ण है। इसका मूर्धन्य क्या होगा? तो इसका मूर्धन्य होगा टे। टे इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? मूर्धन्य। क्यों? क्योंकि यह दंत्य वर्ग का कौन सा वर्ण था? पहला। और यह मूर्धन्य वर्ग का कौन सा है? पहला। अगर हमारे को यहां पर दिया हुआ है क्या? अगर हमें यहां पर दिया हुआ है थे, तो आप इसको क्या बना दोगे? अगर आप इसको क्या बना दोगे? ठे। तो ये हो जाएगा दंत्य, और ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? मूर्धन्य हो जाएगा। अर्थात वर्ग के वर्ण दूसरे वर्ग में बदलने हो, तो जिस क्रम का होता है उसी क्रम का वर्ण लिखा जाएगा। जिस क्रम का वर्ण होता है उसी क्रम का लिखा जाएगा। जैसे ये तय वर्ग का दूसरा था, अभी हमारे शब्द में हमारे पास क्या आया था? से और थे, और इसको हमने क्या नाम दिया था? दंत्य नाम दिया था दोस्तों। इसको नाम क्या दिया था? दंत्य। अब मैं कह रहा हूं, अभी वापस से आऊंगा नियम पे, ये एक्स्ट्रा नॉलेज बता रहा हूं, अतिरिक्त बातें बता रहा हूं जो आपको पता होनी चाहिए। आगे 2-3 जो नियम आएंगे वो इन्हीं पे निर्भर रहेंगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि ये दोनों के दोनों वर्ण कौन से हैं दोस्तों? दंत्य हैं। कौन से हैं? दंत्य है। अब मैं कह रहा हूं कि इनका मूर्धन्य बनाना है, तो आप क्या करोगे? पहले इस दंत्य से को मूर्धन्य से में लिख दिया,
ये आधा तो यहाँ भी आधा। अब बात आती है इसको भी मूर्धन्य बनाओ। ये कौन सा है? दंत्य। दंत्य वर्ग का कौन सा है दोस्तों? दूसरा। दंत्य वर्ग का कौन सा है? दूसरा। तो मूर्धन्य वर्ग का भी कौन सा लिख दोगे? दूसरा। अर्थात शब्द में क्या आ जाएगा? से और ठे। इसके स्थान पर क्या लिखेंगे? से ठे का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? से और ठे का प्रयोग करेंगे। बहुत अलग चीजें हैं सर, बहुत अलग चीजें हैं, बहुत बहुत अलग चीजें हैं मित्रों। इनको मैं रटने वाली बातों में शामिल ही नहीं कर रहा, इसीलिए इतनी सारी थ्योरी आपको पढ़ा रहा हूं ताकि पूरा चीज आप विस्तार से समझ सको। हिंदी का एक व्याकरण का छोटे से छोटा भाग भी हम बहुत विस्तार से इसीलिए जान रहे हैं कि इसके बाद आपको हिंदी पढ़ने की दोबारा आवश्यकता न हो। केवल आप इस वीडियो को बार बार देख करके, इन नोट्स को बार बार पढ़ करके, बिल्कुल अगर आपने अभी तक भी यूथकर्स ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो ये सारे नियम, सारी शर्तें वहां उल्लेखित की गई हैं। वे ये सारे के सारे नोट्स के पीडीएफ के रूप में आपको वहां मिलेंगे और वो ई बुक के रूप में होती हैं जिसमें आप अपने क्वेश्चंस ऐड कर सकते हो, अपने नोट्स भी ऐड कर सकते हो, अपने आप का परीक्षण भी कर सकते हो। टेलीग्राम ऐप से भी आप इस बोर्ड की स्क्रीनशॉट प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। चैनल को भी लगातार सब्सक्राइब कीजिए, लगातार वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए। आगे बढ़ते हैं अपने बिंदु पे। अर्थात क्या हुआ, मेरा कहने का आशय क्या है कि दंत्य को अगर मुझे मूर्धन्य में बदलना है तो से का तो से बदल देंगे। यदि व्यंजनों के वर्गीय वर्णों को बदलना हो तो मुझे याद रखना है क्या? आपको भी याद रखना है क्या? हमें याद रखना है क्या कि जो वर्ण जिस क्रम का होता है उसके स्थान पर दूसरे वर्ग का उसी नंबर वाला वर्ण लिखा जाएगा। जैसे पहले को बदलना हो तो टे वर्ग का पहला लिखोगे, जैसे ते वर्ग के दूसरे को लिखोगे तो टे वर्ग का दूसरे में बदलेगा, तीसरा तीसरे में बदलता है, चौथा चौथे में बदलता है, और पांचवा दोस्तों किस में बदलेगा? पांचवें में बदला जाएगा। पांचवा किस में बदलेगा दोस्तों? पांचवें में बदला जाएगा। पांचवा किस में बदला जाएगा दोस्तों? पांचवें में बदला जाएगा। अब आते हैं, बिल्कुल अब आते हैं हमारे सामने उदाहरण आते हैं। अब आते हैं हमारे सामने क्या उदाहरण? देखो क्या नियम क्या था? नियम क्या था हमारा कि यदि ये जो स्वर हैं, ये जो स्वर हैं, इन स्वरों के बाद में क्या लिख दिया जाए? से और थे लिख दिया जाए। जो कौन से हैं? दंते हैं। जो कौन से हैं दोस्तों? दंते हैं। और इन्हें क्या बनाना है? इन्हें मूर्धन्य बनाना है। क्या बनाना है दोस्तों? मूर्धन्य बनाना है। तो हम क्या लिखेंगे? हम क्या लिखेंगे? से और ठे लिख देंगे। क्या लिख देंगे? से और ठे में बदल देंगे। एक शब्द लिख रहा हूं, एक शब्द लिख रहा हूं। जैसे शब्द आता है हमारे सामने क्या? युधिष्ठिर। शब्द क्या आता है दोस्तों? युधिष्ठिर आता है। अब इसका संधि विच्छेद देखो। संधि विच्छेद से पहले ये देखिए ये कौन सा वर्ग है? मूर्धन्य। विच्छेद में कौन सा कर देंगे? दंत्य। तो देखो यू का तो यू और धी। उसके बाद इसको बदलिए, छोटी ई की मात्रा लगा देंगे और सेठ है के स्थान पर क्या लिख देंगे? सेठ है। तो यहां पर से और थे लिख दिया, छोटी ई की मात्रा और रे। युद्धि प्लस स्थिर, अर्थात युद्ध में जो स्थिर रहा, युद्ध में जो स्थिर रहा उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? युधिष्ठिर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? युधिष्ठिर कहा जाता है। बार बार कह रहा हूं, वापस से सुनिए। युद्ध में जो स्थिर रहा उसे क्या कहा गया? युधिष्ठिर कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? युधिष्ठिर कहा गया। अब आगे सुनिए, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, यू और ध हलंत करेंगे तो यहां पर जुड़ा हुआ छोटा ई बाहर आएगा। इसके बाद में क्या है देखो? से और थे, से और थे में जुड़ा हुआ है छोटी ई और उसके बाद में क्या लिखा हुआ है? रे। इस पद का पूरा टुकड़ा मैंने यहां कर लिया और इसका टुकड़ा मैंने यहां कर लिया, क्योंकि मुझे प्रथम पद का अंतिम वर्ण बाहर चाहिए था। ऋस्व ई आ चुका है। और इधर भी देखो दूसरे पद का पहला वर्ण क्या है? से और थे का समूह है। से और थे लिख दिया, छोटी ई की मात्रा बाहर निकाली और रे का हमें क्या लिख लिया? रे लिख लिया। अब देखो इस पे गौर करने वाली बात है दोस्तों। गौर क्या करनी है कि यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ऋस्व ई के बाद में से और थे का योग हो रहा है। ऋस्व ई या ऊ के बाद में से और थे का योग हो तो से थे के स्थान पर क्या लिखूंगा? से ठे लिख दिया जाएगा। अर्थात नई लाइन क्या बन जाएगी? यहां लिख रहा हूं मैं इसकी नई लाइन, यू और ध हलंत। उसके बाद में क्या है दोस्तों? छोटी ई है। उसके बाद में क्या लिखना है? से और ठे। से और ठे ये हलंत लगा के लिख देंगे क्योंकि आगे स्वर लिखा हुआ है इसका, और ई और उसके साथ में क्या लिखा हुआ है? रे। सबको जोड़ो दोस्तों, तो यू का तो यू और धी। उसके बाद में देखिए से और ठे, से और ठे में हलंत है लेकिन छोटी की मात्रा जैसे जुड़ेगी तो क्या हो जाएगा? ठी और रे। अर्थात युधिष्ठिर से हमें क्या प्राप्त हुआ? युधिष्ठिर मिला। अर्थात जब ऋस्व ई और ऋस्व उ या लघु ई और लघु उ के बाद में सेठ है जो दंत्य वर्ण होते हैं उनका योग हो तो उनके स्थान पर मूर्धन्य स्वर या मूर्धन्य वर्ण समूह में बदल जाते हैं। दंत्य वर्ण समूह किस में बदल जाएंगे? मूर्धन्य में बदल जाते हैं। और शब्द लिख रहा हूं इसी प्रकार के दोस्तों। देखो शब्द आता है निष्ठुर।
बिल्कुल शब्द आता है क्या? निष्ठुर। नी प्लस स्तुर, नी प्लस स्तुर। और शब्द आता है जैसे आपका, बिल्कुल और शब्द आता है जैसे आपका अधिष्ठाता, अधिष्ठाता, अधि प्लस स्थाता। दोस्तों अधि प्लस स्थाता, अधि प्लस स्थाता। एक आता है प्रतिष्ठान, क्या आता है दोस्तों? प्रतिष्ठान, प्रति प्लस स्थान। प्रतिष्ठान का क्या होगा? प्रति प्लस स्थान, प्रति धन स्थान। इसका विच्छेद आपसे पूछे तो इसका क्या होगा? नी प्लस स्तुर, नी प्लस स्तुर। अधिष्ठाता क्या हो जाएगा दोस्तों? अधि प्लस स्थाता, अधि योग स्थाता। प्रतिष्ठान का क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रति प्लस स्थान, प्रति प्लस स्थान। एक आता है अनुष्ठान, इसका क्या होगा दोस्तों? अनु प्लस स्थान, अनु प्लस स्थान। इस प्रकार से हम कह सकते हैं क्या कि लघु ई या उ के साथ जब सैथ है, जब सैथ है दंत्य वर्णों का योग हो, जब लघु ई या उ के साथ से और थे दंत्य वर्णों का योग हो तो ये मूर्धन्य में बदल जाते हैं। कौन से बदल जाते हैं दोस्तों? मूर्धन्य में बदल जाते हैं। जो हमारा नियम नंबर कौन सा रहा है? 17 रहा है। कौन सा रहा है दोस्तों? 17 रहा है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आगे बढ़ा जा सके मित्रों।